एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी पेडागोजी की क्लासेस को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। और पेडागोजी की जो क्लासेस है हमारी वो पेडागोजी डोज के नाम से चल रही है। जितने भी आपके आने वाले टीचिंग के एग्जाम है, चाहे आपका DSSB का एग्जाम हो, आपका रेट का एग्जाम हो, या आपका सुपर टेट का एग्जाम हो, या आपका KVS का एग्जाम हो, या फिर जितने भी आपके स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे टेट के एग्जाम होती है, उन सभी के पर्पज से हमारी जो भी क्लासेस चली एजुकेशन साइकोलॉजी में और पेडागोजी में वो सारी इंपॉर्टेंट रहेगी। और हम लोग इस क्लास में वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं गाइस जहां से मैक्सिमम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब जो भी हमारी क्लासेस चली, इस क्लासेस को अगर आप देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, तो आई होप कि इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आपके जो क्वेश्चन है वो भी गलत नहीं रहेंगे और आप एक अच्छी स्कोरिंग भी कर पाएंगे अपने एग्जाम में और एग्जाम को क्रैक भी कर पाएंगे। साथ में गाइस, आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां आपको वीडियो से रिलेटेड डेली नोटिफिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं या नोट्स रहते हैं वो सारी चीजें आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाती है। साथ में आप लोग एसआर एजुकेशन इंडिया के नाम से फेसबुक पे ग्रुप है मेरा, उस ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको जो भी वैकेंसी से रिलेटेड जब भी नोटिफिकेशन आउट होते हैं, जब भी आपके एग्जाम की डेट होते हैं किसी भी एग्जाम की, तो वो सारी चीजें आपको ग्रुप में सभी चीजों के लिए अपडेट किया जाता है। तो आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा गाइस, पेडागोजी के अंदर हम लोग न्यू टॉपिक को कवर करेंगे और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही कह रखा है कि हम लोग वही चीजें कवर कर रहे हैं जहां से मैक्सिमम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ टीचर इन चाइल्ड सेंटर टीचिंग के अंदर, यानी कि एक टीचर्स का क्या रोल होता है चाइल्ड सेंटर टीचिंग के अंदर। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आज के बाद आपको इस टॉपिक में या इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है तो आपसे वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके एग्जाम में और अच्छा आप स्कोर भी कर पाएंगे और दूसरा आप उसे विद इन 1 सेकेंड के अंदर अपना सही आंसर भी दे पाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक टीचर्स का क्या रोल होता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर। तो सबसे पहले एक टीचर्स का रोल होता है कि क्लास के अंदर छात्रों को सिखाने के लिए परिस्थिति उपलब्ध करवाना या फिर छात्रों को सिखाने के लिए परिवेश या वातावरण या फिर माहौल बनाना जिससे कि छात्र आसानी से सीख पाए। और जो भी सीखने के लिए जो परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही है, जो परिवेश हमें छात्रों को प्रदान करना है सिखाने के लिए, उसमें जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो छात्रों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, छात्रों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैंने जब आपका कल पेडागोजी का टेस्ट लिया था तो मैंने इसमें आपको बताया था कि प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो हमें छात्रों को कैसे पढ़ाना है, प्ले वे मेथड के द्वारा पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है? प्ले वे मेथड से पढ़ाना है। सेकंड, मैंने आपको बताया था छात्रों को स्टोरी मेथड के माध्यम से पढ़ाना है, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर पे या प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे सीखते हैं वो खेल खेल में सीखते हैं, इसलिए बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बर्डन ना हो, इसलिए हमें प्ले वे मेथड के द्वारा हमें छात्रों को पढ़ाना होता है, स्टोरी मेथड के द्वारा हमें पढ़ाना होता है, ताकि छात्रों में सीखने के प्रति इंटरेस्ट भी डेवलप हो पाए, छात्र सीखने के प्रति मोटिवेट भी हो पाए, उनमें जिज्ञासा भी उत्पन्न हो पाए। तो इन सभी के लिए जरूरी होता है कि हम लोग छात्रों के अनुसार ही प्ले वे मेथड का सहारा लें, क्योंकि छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, तो हमें उन्हीं के अनुसार ही सिखाना होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे डिस्कस करते हैं छात्रों की या बालकों की जो भी समस्या होती है उनका समाधान करने के लिए हमें छात्रों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि छात्र आसानी से अपनी कोई भी समस्या का समाधान कर पाए। जब उनके अंदर समस्या समाधान करने की स्किल, क्षमता, एबिलिटी विकसित होगी तो वो अपने आप को हर परिस्थिति में, हर चीज में अपने आप को आसानी से समायोजित भी कर पाएंगे, ढाल भी पाएंगे और अपने आप को सीखने के अनुरूप भी बना सकेंगे। और उनके सामने जब भी कोई समस्या आएगी तो उस समस्या का आसानी से हल भी कर सकेंगे अपने एंड से। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आगे डिस्कस करते हैं कक्षा के बाहर प्राप्त किए जाने वाले अनुभवों को पहचानना और उसके लिए योजना का निर्माण करना। देखिए, छात्रों ने जो भी बाहर अनुभव प्राप्त किए हैं या टीचर्स के द्वारा जो भी अनुभव प्राप्त किए गए, एक्सपीरियंस लिए गए, उसी के आधार पर ही आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। इसलिए क्लास में जब भी टीचर छात्रों को पढ़ाए तो पढ़ाने से पहले छात्रों को एक प्री प्लानिंग करना जरूरी होता है, उसी के बाद ही टीचर को क्लास में पढ़ाना होता है, ताकि जब टीचर्स के द्वारा प्री प्लानिंग कर ली जाएगी,
पहले से प्लानिंग होगी तो इससे एक तो क्लास में उन्हें पता होगा कि छात्र को क्या पढ़ाना है, कैसे समझाना है, जिससे कि छात्र इन्वॉल्व हो सके, उनमें रुचि विकसित हो पाए और सीखने के प्रति छात्र मोटिवेट हो पाए और क्लास में जो सभी छात्र है वो भी आसानी से सीख पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि टीचर्स को पहले प्री प्लानिंग करनी है। अगर क्लास के अंदर टीचर को कोई डेमो भी करके दिखाना है तो पहले टीचर्स को उसका डेमो खुद करके देखना चाहिए, उसके बाद ही क्लास में करवाना चाहिए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी शिक्षण टीचर को देना होता है क्लास में, इसकी पहले से प्री प्लानिंग होनी चाहिए, तभी हमारी जो टीचिंग या लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो आसानी से छात्रों तक पहुंच पाता है। आगे डिस्कस करते हैं व्यक्तित्व और सामूहिक अंतर को दृष्टिगत रखते हुए अधिगम को सुगम बनाना। देखिए, चाहे हम छात्र को पर्सनली पढ़ा रहे हैं या फिर अगर हम छात्रों को ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, तो हमारा दोनों ही मोटिव ये होना चाहिए कि छात्रों को सरल तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए ताकि छात्र उसे आसानी से समझ भी पाए और उसे ग्रहण भी कर पाए। इसलिए हम चाहे ग्रुप में पढ़ाते हैं चाहे इंडिविजुअल पढ़ाते हैं, छात्रों के जो भी लर्निंग हमें प्रोवाइड करनी है वो छात्रों के अकॉर्डिंग करनी है, ताकि जैसी भी छात्रों को नीड है, जैसी भी छात्रों को आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए एक टीचर को उन्हीं के अनुरूप ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्माण करना, ताकि छात्र आसानी से सीख पाए और आसानी से समझ पाए। आगे डिस्कस करते हैं शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित करना एवं उसका निर्माण करना। देखिए, शिक्षण सामग्री टीचिंग मटेरियल का जो यूज करना है टीचर्स को, वो उन्हें जिस भी टॉपिक को पढ़ाना है या फिर जो चीजें उन्हें अपने टीचिंग मटेरियल में यूज करनी है पढ़ाते समय, जिससे कि उनकी टीचिंग इफेक्टिव हो सके, तो इसकी प्लानिंग भी पहले से होनी चाहिए, ताकि क्लास में जब टीचर्स के द्वारा उस टॉपिक को पढ़ाया जाए और उसमें जो टीचिंग मटेरियल का यूज किया जाना है वो आसानी से क्लास के अनुरूप हो पाए। तो इसका भी ध्यान रखना है कि इसका निर्माण भी पहले से ही होना चाहिए। जो भी हम मेथड का यूज करते हैं, जो भी हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टेक्निक का यूज करते हैं, या फिर हम लोग अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पहले से प्री प्लानिंग करनी चाहिए। या फिर हम लोग साइंस के अंदर छात्रों को डेमो करके दिखाते हैं, तो इन सब की प्रैक्टिस हमें पहले से करनी चाहिए, पहले से प्री प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि क्लास में छात्रों को आसानी से सिखाया जा सके और समझाया जा सके। और हमें ये भी पता होता है कि हम अब इसके बाद छात्रों को क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेज हमें चीजों को फॉलो करके अपनी टीचिंग प्रोवाइड करनी है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अधिगम को विविध एवं बालोपयोगी उपयुक्त विधियों व प्रविधियों द्वारा अभिप्रेरित करना। देखिए, मैंने वही बताई कि टीचर्स को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर पढ़ाने के लिए जो भी विधियों का प्रयोग करना होता है वो छात्रों को ध्यान में रखकर करना होता है। छात्रों के अकॉर्डिंग, छात्रों की नीड, छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही टीचर्स को अपनी सारी प्लानिंग करनी होती है, चाहे उसमें टीचिंग मटेरियल हो, चाहे उसमें टीचिंग मेथड हो, चाहे उसमें टीचिंग टेक्निक हो। इन सभी का यूज टीचर्स को छात्रों को ध्यान में रखकर ही करना होता है, ताकि छात्र सीखने के प्रति मोटिवेट हो पाए और आसानी से सीख पाए। हमारे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर सारी जो परिस्थितियां होनी चाहिए, जो सारा शिक्षण होना चाहिए, वो छात्रों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन पर्पस होता है छात्रों को सिखाने का। एक चीज और आपको ध्यान रखना है गाइस कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर परीक्षा को महत्व नहीं दिया जाता, रटने के ऊपर महत्व नहीं दिया जाता, छात्रों के ऊपर लेवल लगाने के लिए और छात्रों को ग्रेड देने के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में महत्व नहीं दिया जाता। ये चीजें ध्यान रखनी है। किस चीज के ऊपर महत्व दिया जाता है? छात्रों को सिखाने के लिए महत्व दिया जाता है कि छात्र आसानी से सीख पाए और उनके व्यवहार में चेंज हो पाए। मेन जो मोटिव होता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर छात्रों को सिखाने का होता है, ताकि छात्रों के अंदर सीखने के साथ साथ उनके अंदर स्किल, कौशल सारे विकसित हो पाए। आगे डिस्कस करते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है वो छात्रों की सेल्फ स्टडी के ऊपर दिया जाता है, कि छात्र जब खुद सेल्फ स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके अंदर जो नॉलेज है वो परमानेंट भी रहती है। दूसरा, उनमें सीखने की जो एक लगन है वो भी छात्रों में तेज गति से विकसित होती है और सीखने के प्रति उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि भी इंटरनली विकसित हो पाती है और इससे वो आसानी से सीख भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में सेल्फ स्टडी के ऊपर बल दिया जाता है, ताकि छात्र खुद पढ़े, खुद चीजों को करके देखे। हाँ, जहाँ टीचर की आवश्यकता होती है, जहाँ टीचर्स को लगता है कि छात्र यहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे इस चीज को, तो वहाँ पे टीचर्स को अपनी भूमिका भी अदा करनी होती है, ताकि छात्रों के द्वारा वो जो परेशानी वो दूर हो पाए और छात्र हर चीज में अपने आप को ढाल पाए और हर समस्या का समाधान कर पाए
और जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना। टीचर्स को चाहिए कि छात्रों को जो भी सिखाना है उनके अनुकूल एक तो परिवेश उपलब्ध करवाना जरूरी होता है, या वातावरण या माहौल बनाना जरूरी होता है ताकि छात्र सीख पाए, और सीखने के साथ साथ जो भी सुविधाएं हैं सिखाने के लिए वो सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि परिवेश बन सके, माहौल बन सके और छात्रों को सारी सुविधाएं मिल सके ताकि छात्र आसानी से सीख पाए, समझ पाए। आगे डिस्कस करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की क्या क्या सीमाएं होती है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की क्या क्या लिमिटेशन होती है। तो लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत खर्चीली होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी मेथड का यूज करना होता है, जो भी प्लानिंग करनी होती है गाइस, वो सभी हमें छात्रों को ध्यान में रखकर करनी होती है। तो इससे ये जो विधियां होती है, ये जो एजुकेशन होती है कैसी होती है, बहुत खर्चीली टाइप की होती है, तो सभी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को बढ़ावा देने में दिक्कत आती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं, शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया काफी मंद होती है। देखिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर हमें जो भी सिखाना होता है, कैसे सिखाना होता है, छात्रों को ध्यान में रखकर सिखाना होता है, चाहे उसमें हमारे इंटेलिजेंट छात्रों, स्लो लर्नर्स हो, एवरेज छात्रों, सभी को साथ लेके चलना होता है ताकि क्लास के सारे छात्र आसानी से सीख पाए। इसलिए इसके अंदर जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चलता है वो कैसे चलता है, बहुत स्लो चलता है, मंद चलता है, क्योंकि मेन मकसद टीचर का होता है छात्रों को सिखाने का, इसलिए इसके अंदर जो प्रोसेस होता है बहुत धीमी गति से चलता है। आगे डिस्कस करते हैं, बालकों के व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान प्राप्त करना काफी कठिन कार्य होता है। देखिए, अगर जो टीचर योग्य नहीं होंगे, जिन्हें बाल विकास का ज्ञान नहीं होगा, तो वो टीचर क्लास में छात्रों को आसानी से पढ़ा भी नहीं पाएंगे और उन्हें पढ़ाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे कि किस छात्र को क्या नीड है और उनकी क्या जरूरत है, और उन्हीं की नीड के अनुसार उन्हें किस तरीके से सिखाना है, किस तरीके से उन्हें पढ़ाना है, ये सारी चीजें उस टीचर को नहीं पता लगेगी। इसलिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर जो टीचर होने चाहिए वो योग्य होने चाहिए और उन्हें मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए ताकि छात्रों की नीड के अनुसार, छात्रों की समस्या के अनुसार उसका समाधान किया जा सके और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सिखाया जा सके। तो यहाँ पे कुशल शिक्षक की आवश्यकता होती है और टीचर को पहले से प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए सिखाने के लिए, और साथ में उन्हें अपने विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसे बढ़ावा दिया जा सकता है और वो प्रभावशाली रहती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले रूसो, 1712 से लेके 1778 इनका जीवन काल है, ये याद रखना। और इन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को बढ़ावा दिया था। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अगले जो मनोवैज्ञानिक है वो है पेस्टालोजी। इनका समय काल है 1746 से लेके 1827 तक। ये भी कहाँ के रहने वाले, ये भी स्वीडन के रहने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना इनका नाम भी। आगे डिस्कस करते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अगला जो योगदान दिया था वो हार्वर्ड के द्वारा दिया गया था। 1776 से लेके 1841 तक इनका जीवन काल था और कहाँ के रहने वाले, ये जर्मनी के रहने वाले। और सबसे ज्यादा जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर अपना योगदान दिया था वो फ्रोवेल के द्वारा दिया गया था। कब, 1782 से लेके 1852 तक। ये भी कहाँ के रहने वाले, ये भी जर्मनी के रहने वाले। और फ्रोवेल के द्वारा जो मेथड दिया गया था वो इन्होंने प्लेवे मेथड दिया था छात्रों को सिखाने के लिए, ताकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके और छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी नीड के अनुसार उन्हें सिखाया जा सके। तो ये आपको नाम याद रखना है कौन कौन सा जिन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को बढ़ावा दिया था और अपना योगदान दिया था। पहला है रूसो, सेकंड है पेस्टालोजी, थर्ड नंबर पे हार्वर्ड का नाम याद रखना है और फोर्थ नंबर पे फ्रोवेल का नाम याद रखना है। तो ये आपको 4 नाम याद रखने हैं जिन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के लिए काम किया था और अपना योगदान दिया था। तो आई होप कि गाइस आपको आज चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर जो एक टीचर्स का रोल होता है वो आसानी से समझ में आया होगा, और इसके बाद आपके सामने जो भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड आप लोग उसे आसानी से सोल्व भी कर पाएंगे और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आज के क्लास के लिए।